आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पैराजंबल की एक सीरीज़ को कर रहे हैं और उस सीरीज़ के अंदर लेवल 1 के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। आज बारी है लेवल 2 के क्वेश्चंस की। सर, ये लेवल 1 लेवल 2 क्या है? जिन बच्चों को नहीं पता है, तो बेसिकली लेवल 1 जो है उसमें एसएससी सीजीएल मेंस के मैंने आपको बड़े प्यारे प्यारे और बहुत क्रिस्प क्वेश्चंस बिल्कुल सटीक अप्रोच के साथ पढ़ाए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सेशन अच्छा लगा होगा। आज बारी है लेवल 2 की, जिसके अंदर हम IBPS पीओ, SBI पीओ या फिर IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क, मतलब बेसिकली पीओ और क्लरिकल दोनों लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बैंक एग्जामिनेशन से रिलेटेड है ये। तो ये लेवल 2 है और लेवल 3 में हम लोग बैंक एग्जामिनेशन का जो क्लरिकल मेंस होता है बेसिकली, और लेवल 4 में जो हाई लेवल द हाईएस्ट लेवल होता है पीओ मेंस, उसको हम लोग टैकल करेंगे। तो ये सारे लेवल आपके सामने हैं। आज बारी है लेवल 2 की। लेकिन मैंने आपको जैसा पिछली क्लास में कहा था, आज मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको कि आप तभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको एक बेसिक अप्रोच आती होगी। जिस बच्चे को बेसिक अप्रोच नहीं आती है, वो इन क्वेश्चंस को देखते ही डर जाएगा। उसको लगेगा कि मुझसे कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो पहले एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि पैराजंबल्स को किया कैसे जाता है, पैराजंबल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, उसमें क्या क्या बारीकियां हैं जिसको आप समझ के इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो उन बारीकियों को सीखिए। वो बारीकियों की अलग वीडियो है, वो फंडामेंटल्स हैं। डिस्क्रिप्शन में फंडामेंटल्स की वीडियो का लिंक है, उसे अच्छे से अपनी नज़रों में उतार लें, अपने जहन में उतार लें। वो कॉन्सेप्ट्स आ जाएं तो आप ये देखिएगा सारे क्वेश्चंस आपसे होने लगेंगे। और शुरुआत करते हैं बड़े प्यारे प्यारे और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको लिंक्स और PDF वगैरह मिल जाएंगे। करें जी शुरुआत। रेडी हैं सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ रेडी होंगे। तो सबसे पहले IBPS और SBI क्लरिकल प्री के हम लोग देखेंगे। पहले क्लर्क प्री के देखेंगे, उसके बाद पीओ प्री के देखेंगे। तो पहले क्लर्क प्री की भी दो कैटेगरी होती है, एक है विद ऑप्शंस, एक है विदाउट ऑप्शंस। तो पहले क्लरिकल प्री के विद ऑप्शंस वाली कैटेगरी को हम लोग देखते हैं। उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बैंक एग्जामिनेशन में हर बार थोड़े इनोवेटिव क्वेश्चंस आते हैं, वो ज़रा सा क्वेश्चंस को घुमाते रहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन पढ़नी बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ये कैटेगरी तो मुझे आती है, लेकिन जब आप करने लगोगे तो उसके अंदर कुछ अलग ही अप्रोच लग रही होती है, अलग ही तरीके से उसे करना होता है। तो आप एक काम कीजिए, फटाफट से आप पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। उसने बोला कि गिवन क्वेश्चन में जो लास्ट पार्ट है ना पैसेज का, उस पर 5 नंबर दिया हुआ है। मतलब जैसे कि आप देखेंगे ये पैसेज आपके सामने है, जो लास्ट है उसे 5th नंबर दिया हुआ है। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या फिर पैसेज इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में, जिनके नाम है ABCD। जैसा कि हमने देखा कि ABCD 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। बोल रहा है कि ये जो 4 पार्ट्स हैं ये अपने प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, मतलब ये उल्टे पुल्टे हैं, डिस्टॉर्टेड हैं। आपको क्या करना है, रीड करना है सेंटेंस को और फाइंड आउट विच ऑफ द 5 कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। मतलब इसको ग्रामेटिकली सही करना है, कौन सा पहले कौन सा बाद में, और जो 5th है वो तो अपनी जगह पे फिक्स्ड ही रहेगा। तो बाकी 4 का सही कॉम्बिनेशन क्या होगा, नीचे ABCDE में से आपको चूज करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद बना लीजिए, उसके बाद समझिए कि इसको कैसे करना है। ठीक है, चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे बना लिया होगा। आ जाइए इसका आंसर देखते हैं पहले। तो इसका आंसर आपका है D, CBDA। फटाफट से देखते हैं कि भाई CBDA क्यों है। देखो, भले ही आपने सही बनाया हो, लेकिन स्टिल आप अप्रोच देखते चलिए। मैं कुछ कुछ बीच बीच में ऐसी ऐसी बातें करता रहता हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है क्वेश्चन से रिलेटेड ही। तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आप जो आपको क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं उसमें भी आपको मदद मिलेगी। ये मत सोचिए कि मैंने सही कर दिया मुझे तो आ गया, क्योंकि अगर आप ये एटीट्यूड रखेंगे तो मेरी क्लासेस से आप कोई लर्निंग लेके नहीं जाएंगे। तो बेसिकली लर्निंग बढ़ानी है अपनी। ठीक है, सही भी हो जाए तब भी देखना है कि सर कैसे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, क्या पता कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाए, छोटे से छोटा पॉइंट भी हमारी मदद कर सकता है सिलेक्शन लेने में। यस और नो? चलिए, तो सबसे पहला काम तो क्या करना होता है बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करना होता है। आप जल्दबाजी के चक्कर में मत रहिए, एक्यूरेसी के चक्कर में रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक्यूरेसी बनाने के लिए पहले आपने पूरा रीड करना होता है, एक बेसिक आइडिया लेना होता है। बेसिक आइडिया लेने के बाद आपने ऑप्शंस पे नज़र डालनी है। ऑप्शंस में आपने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस A हो सकता है, फर्स्ट सेंटेंस B हो सकता है, या BCB, वही मतलब ACB में से कोई फर्स्ट सेंटेंस होगा, या तो A या तो C या तो B। तो आपने A को पढ़ा, A में बोल रहा है अगर पॉसिबल है तो इंटर्नशिप आप करो दोनों पर। ये दोनों कौन है, ट्राई इंटर्निंग एट बोथ। ये मुझे नहीं पता बोथ कौन है, तो कहने का मतलब है कि A फर्स्ट नहीं हो सकता, तो मतलब ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद बोला B में, कह रहा है अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं एक स्टार्टअप में, तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जो लर्निंग एक्सपीरियंस है ना, उनमें से एक एक्सपीरियंस होगा जो किसी स्टूडेंट को मिल सकता है, दैट अ स्टूडेंट कैन गेट।
तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस लग रहा है, इसमें कोई भी डिपेंडेंट एलिमेंट नहीं है, तो बी फर्स्ट हो सकता है। 1 मिनट के लिए मैं शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ। फिर जैसे ही मैंने सी को पढ़ा तो सी में बोल रहा अगर आप इंटर्नशिप करते हैं किसी बड़ी कंपनी में या फिर स्टार्टअप में करते हैं तो दोनों चीज़ों के प्रोज हैं और कॉन्स हैं। आप ध्यान से देखो बी और सी को अगर मैं कंपेयर करूं तो बी में बात की है सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप की, और सी में एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंस है जिसमें स्टार्टअप की भी बात करी है और बड़ी कंपनी की भी बात की है। ये थोड़ा ब्रॉड सेंटेंस है कि अगर आप बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं या फिर किसी स्टार्टअप में कोई नया नया बिजनेस अभी शुरू हुआ उसमें इंटर्नशिप करते हैं तो दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान हैं। तो बाद में बताएंगे ना कि बड़ी कंपनी के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है और स्टार्टअप के क्या फायदे क्या नुकसान है। तो अगर आपने पहले पैसेज को पढ़ा था तो आपको समझ में आया होगा यहाँ सिर्फ स्टार्टअप की बात की है और यहाँ बड़ी कंपनी की बात की है, लेकिन सी के अंदर बिग कंपनी की भी बात की है और स्टार्टअप की भी बात की है। तो पहले इंट्रोड्यूस करेंगे दोनों को कि किस इन दोनों के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, उसके बाद 1 बाय 1 बताएंगे। तो कहने का मतलब सी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो सी आपका फर्स्ट है। अगर सी फर्स्ट है तो ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर सी गया और ऑप्शन नंबर ई गया, मतलब या तो ये है या तो ये। फिर आपने देखा कि सी के साथ बी अपने आप ही फिक्स्ड है। आपने सी को पढ़ा, कह रहा है कि अगर आप इंटर्नशिप करते हैं बिग कंपनी में या स्टार्टअप में दोनों के अपने प्रोज हैं और कॉन्स हैं। फिर बी में बोल रहा है अगर आप इंटर्नशिप करते हैं स्टार्टअप में तो माना जाता है कि बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस में से एक बढ़िया एक्सपीरियंस है जो किसी स्टूडेंट को मिल सकता है। अब जब स्टार्टअप की बात कर दी है तो फिर अब बिग कंपनी की करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले दोनों की करी फिर स्टार्टअप की कर दी तो बिग कंपनी की करनी पड़ेगी। बिग कंपनी की बात यहाँ हो रही है, मतलब सी बी डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो बोथ लिखा हुआ है ना। तो बोथ कैसे बोल दोगे, पहले बिग कंपनी को भी तो इंट्रोड्यूस किए बिना कैसे बोथ बोल दोगे। ये हो चुका है स्टार्टअप, बिग कंपनी बोल दिया, सी बी डी चाहिए और देखो सी बी डी ये रहा, डी आंसर है। बड़ा आसान था, बड़ा प्यारा सा था, है ना। चलिए, तो कह रहा है अगर आप बड़ी कंपनी के अंदर, जो बड़ी कंपनी है ना, बिग कंपनी नेम्स आर अ नाइस एडिशन टू योर रिज्यूम। कह रहा है जो बड़ी बड़ी कंपनी के नाम है ना आपके रिज्यूम में एक अच्छा एडिशन है। अच्छा एडिशन मतलब आपके रिज्यूम में आप दिखाएंगे कि आपने यहाँ पे इंटर्नशिप की, आपने वहाँ पे इंटर्नशिप की है, ये बड़ी कंपनी में की है, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कह रहा है अगर आप वर्किंग इन स्टार्टअप अलाउज यू टू, अच्छा इसमें स्टार्टअप भी दिया हुआ है। अच्छा, डी सेंटेंस में बिग कंपनी भी दिया और स्टार्टअप भी दिया है। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो गई हो, लेकिन मैं भी आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं। कह रहा है वर्किंग इन स्टार्टअप्स अलाउज यू टू शोल्डर लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिग कंपनी भले ही आपकी रेज्यूम के लिए अच्छा एडिशन है, लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं उससे आपको ज़्यादा जिम्मेदारी मिलती है, मल्टीटास्क आप कर पाते हैं और डैबल कर पाते हैं मल्टीट्यूड ऑफ टास्क में। डैबल का मतलब है कि आप तरह तरह की और एक्टिविटीज़ भी कर पाते हैं अगर आप स्टार्टअप में काम करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि वहाँ पे आपको और ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जाती है कि आप ये भी कर लो, आप वो भी कर लो, पैसा उनके पास कम होता है। अच्छा, हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए हो कि सर आपने सी के बाद बी तो चूज किया, लेकिन बी के बाद डी कैसे चूज कर दिया? डी में तो बिग कंपनी भी है और स्टार्टअप भी है, तो ऑप्शन ही नहीं बचा ना हमारे पास भैया। ऑप्शन नहीं बचा, जब स्टार्टअप की बात हो चुकी है तो बिग कंपनी की ही बात करनी पड़ेगी, उसके बाद बोथ करके बोलेंगे यस और नो, हाँ कि ना। तो सी बी डी ही जाएगा, निश्चिंत रहिए। अच्छा, मैं आपको एक लॉजिकल चीज और सिखाता हूँ कि आपने देखा फिफ्थ यहाँ पे लिखा हुआ फिक्स्ड है। आप ये देख लीजिए कि फिफ्थ के साथ किसका कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब आपने देखा ए और फिर आपने देखा डी, यहाँ पे बिग कंपनी बोला हुआ है, मेरी बात समझ में आ रही है, और यहाँ पे बोथ बोला हुआ है। कह रहा अगर पॉसिबल है तो इंटर्नशिप करो दोनों में। तो दोनों में का कहने का मतलब है पहले इसकी भी बात हो चुकी होगी, इसकी भी हो चुकी है, फिर बोलेंगे दोनों में। कहने का मतलब ए आखिरी में ही आना चाहिए। अच्छा, दोनों में इंटर्नशिप करो तभी तो आपको अलाउ हो पाएगा, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे एक्सपीरियंसेस। कहने का मतलब ए और 5 का भी आपका कॉम्बिनेशन था। पॉइंट समझ में आया? तो तरह तरह से आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो। ए 5 का था तो ए आखिरी में आना चाहिए था, डी आंसर है, कंफर्म्ड हो गया। लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको बनाएंगे बच्चे, बनाओ फटाफट से बनाओ, क्या बनेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे बना लिया होगा, अच्छे से पहले पूरा पढ़ लिया होगा, उसके बाद ही इसे बनाने की कोशिश की होगी। तो आपने क्या नोट किया यहाँ पे कि ऑप्शन में गए हम, ऑप्शन में पहला ए है, डी है, बी है और सी है। तो आपने सबसे पहले ए को देखा। ए में बोल रहा है कि 2019-20 में ये जो कंट्री है इसने जनरेट किया इतना टन्स ऑफ ई वेस्ट, ठीक है। ई वेस्ट बेसिकली क्या होता है? ई वेस्ट का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होती है जिसको आप कचरे में डाल देते हो, जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, रिमोट है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको आप डंप कर देते हो, बेसिकली वो ई वेस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द कंट्री कौन है, कौन सी कंट्री ने जनरेट किया? भाई नाम तो यहाँ पे है नहीं, तो आप डायरेक्ट स्पेसिफिक बात कैसे कर सकते हो? तो ए तो फर्स्ट नहीं है, आपका काटा मार दूँ,
मार दिया। उसके बाद डी बोल रहा है, डी में बोल रहा है इन एडिशन, इन एडिशन से पहले कोई बात हो रखी होगी, ये तो फर्स्ट हो ही नहीं सकता, तो लो भाई इस पे भी काटा मार दिया मैंने। बी बोल रहा है, बी में बोल रहा है 1 साल के अंदर अंदर इंडिया का जो ई वेस्ट जनरेशन है ना वो जंप कर गया 27%। ऐसा किसने कहा? एक रीसेंट रिपोर्ट ने कहा है, जो कि किसके द्वारा है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के द्वारा है। इंडिपेंडेंट है, फैक्ट है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म भी है, बी फर्स्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं सी को देखूं तो सी में बोल रहा है कि दिस वॉज स्टिल एन इम्प्रूवमेंट, ये फिर भी इम्प्रूवमेंट थी। अगर हम 17-18 की बात करें, क्या इम्प्रूवमेंट थी? मतलब पहले कोई बात हो रखी है, बाद में 17-18 को बोला हुआ है, तो कहने का मतलब पहला तो बी है, इतनी बात तो कंफर्म होगी। बी ए या बी सी? अब आप चेक कर लो कि बी ए या बी सी। तो बी आपने जब पढ़ा तो बी में दोबारा पढ़ते हैं, उसमें बोल रहा है इंडिया का जो ई वेस्ट जनरेशन है इतना जंप कर गया 27%, ऐसा सीपीसीबी ने कहा है। और अगर मैं उसके तुरंत बाद ए लिखूंगा तो ए में कह रहा है कि 19-20 के अंदर जो कंट्री ने जनरेट किया इतना ई वेस्ट, और 2018-19 में जनरेट किया 7,71,000 वेस्ट, ठीक है। और अगर मैं सी पढ़ता हूं तो सी में कह रहा है ये फिर भी इंप्रूवमेंट है ओवर 17-18। अब आप यहां पे समझो क्रोनोलॉजी, एक बहुत तगड़ा हिंट है हमारे पास। आपको पता है ना कि टाइम पीरियड आ जाए तो टाइम पीरियड को पकड़ के आपने बनाना होता है, ठीक है। तो अगर आपको टाइम पीरियड वाला मेथड आपको ध्यान है तो अभी प्रेजेंट टाइम में सभी बच्चे जानते हैं, यस और नो? प्रेजेंट से पहले पास्ट की बात होगी, पास्ट के बाद फिर और पास्ट की बात होगी, यस और नो? पास्ट ऑफ द पास्ट, यस और नो? तो अब बताओ, अगर आज का वक्त है तो पहले मैं डायरेक्ट 17-18 की बात करूंगा या पहले मैं 19-20 की बात करूंगा? आप खुद बताओ। चलो अभी की मैं बात कर रहा हूं कि भाई इतना जंप कर गया 27%, और सीधा मैं क्या 17-18 का नाम ले दूंगा? नहीं, अभी की बात करते करते पहले मैं 19-20 की बात करूंगा, पिछले साल की। 19-20 के बाद मैं 18-19 की बात करूंगा, उससे पिछले साल की। 18-19 की बात करने के बाद मैं बात करूंगा 17-18 की, क्योंकि इसमें बोला है कि ये फिर भी इंप्रूवमेंट है 2017-18 के कंपैरिजन में। मतलब कोई चीज पहले से बता रखी है, कोई साल का डेटा पहले बता रखा और फिर बोला कि 17-18 के कंपैरिजन में ये फिर भी इंप्रूवमेंट है, तो वही क्रोनोलॉजी चलेगी, पहले 19-20, फिर 18-19 और फिर 17-18। कहने का मतलब किसी भी तरीके से जो बी है, बी के बाद सी नहीं आ सकता, तुरंत पहले ए ही लाना पड़ेगा, ए लाना पड़ेगा, तो आपका बी ए डी सी वाला आंसर हो जाएगा, सी आंसर है। पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, चलो बी ए डी सी को। तो बी में आपने पढ़ा 1 साल के अंदर इंडिया के ई वेस्ट जनरेशन 27% जंप कर गया, ऐसा सीपीसीबी ने कहा है। फिर ए में बोल रहा है 19-20 में इतना था, और अगर विपरीत देखें 18-19 में कितना था? 7,71,000 था। फिर उसके बाद आया हुआ है डी, डी में बोल रहा है कि इसके एडिशन में सीपीसीबी ने नोट किया कि जो कलेक्शन है ना ई वेस्ट का वो अबिस्मल रहा है। अबिस्मल मतलब बहुत बुरा रहा है रिसेंट ईयर्स के अंदर। फिर एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा है कि 18-19 की अगर हम बात करें ना तो 10% ही ई वेस्ट कलेक्ट हुआ है, बस 10% ही ई वेस्ट कलेक्ट हुआ है। अब कलेक्ट होने की बात होगी। अब इसी के बाद देखो फिर सी आ रहा है, सी में बोल रहा है कि ये फिर भी इंप्रूवमेंट है 17-18 के कंपैरिजन में। कौन सा इंप्रूवमेंट है? ये 19-20 की बात कर रहा है कि 10% कलेक्ट किया है, क्योंकि 17-18 में तो 3.5% कलेक्ट किया है। तो ये खराब हुआ ना, कितना बुरा परफॉर्मेंस है। 10% फिर भी ढंग का है, तो कह रहा है ये फिर भी इंप्रूवमेंट है। क्या इंप्रूवमेंट है? ये 10% इंप्रूवमेंट है इसके कंपैरिजन में बोल रहा, तो मतलब डी सी का भी आपका पेयर है, तो डी सी आपको दिखाई दे रहा है। और आखिरी में जो फिफ्थ है वो तो फिक्स्ड है ही कि सीपीसीबी की रिपोर्ट रिलीज हुई इन कनेक्शन विद अ केस रिगार्डिंग ई वेस्ट डिस्पोजल इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। मतलब ये जो रिलीज हुई ना रिपोर्ट, ये कब रिलीज हुई कि ये केस आ गया था जिसमें ई वेस्ट डिस्पोजल की बात हुई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कोर्ट होते हैं बेसिकली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लॉजिक समझ में आ रहे हैं। चलिए फटाफट से अगला बनाने की कोशिश करेंगे बच्चे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बना लिया होगा, पहले पूरा पढ़ा होगा। अब 1 बाय 1 आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शन में पहला सी हो सकता है। सी में बोल रहा है कि पहले 17 दिन, इन फर्स्ट 17 डेज ऑफ द न्यू ईयर, मतलब जैसे ही नया साल शुरू हुआ उसके पहले 17 दिन के अंदर अंदर तमिलनाडु वॉज डिल्यूज्ड बाय अनयूजुअली हैवी रेनफॉल। डिल्यूज का मतलब बाढ़ आ जाना, तो मतलब वहां पे इतना सारा पानी आ गया, इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई, अनयूजुअली हैवी रेनफॉल हो गया था। मतलब ऐसी बारिश हुई जो पहले ना के बराबर देखी गई है या रेयरली देखी गई है। सी हो सकता है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बी हो सकता है? बी में बोल रहा है ऑल इट्स 38 डिस्ट्रिक्ट्स। किसके 38 डिस्ट्रिक्ट्स? कोई स्टेट होगा उसके 38 डिस्ट्रिक्ट होगा, उस स्टेट तमिलनाडु है, तो पहले बी कैसे आ सकता है? काटा मारूं? मार दिया भाई, सी तो हो ही सकता है। डी देखे,
16 ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से जो 16 है वहां पे 10 गुना ज्यादा रेनफॉल हुआ नॉर्मल से। तो सारों में से 16, पहले आपको स्टेट का नाम बताना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा उसके इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर बताओगे इतने में से 16। आ गई बात समझ में? डायरेक्ट डी नहीं आ सकता, हटा दे इसे। मतलब कहने का मतलब फर्स्ट तो सी है, तो ये ऑप्शन गया और ये गया। अब फर्स्ट सी है तो सी के बाद बताओ ए आएगा या बी आएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे सी के बाद या तो ए है या तो बी है ना। तो सी के बाद आपने ए पहले सी को दोबारा पढ़ते हैं। पहले फर्स्ट 17 डेज, पहले मतलब 17 दिन के अंदर अंदर तमिलनाडु में इतनी सारी बाढ़ आ गई। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई। फिर ए में बोला कि सबसे ज्यादा जो देखी गई वो देखी गई त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि वहां 20 गुना ज्यादा यूजुअल रेनफॉल से 20 गुना ज्यादा पानी आया, मतलब बारिश हुई। अच्छा हो सकता है, लेकिन बी में क्या बोल रहा है? बी में बोल रहा है ऑल इट्स 38 डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस एक्सेस रेनफॉल 60% ओवर नॉर्मल। कह रहा है जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे तमिलनाडु के, वहां पे नॉर्मल से 60% ज्यादा में रेनफॉल हुई है अकॉर्डिंग टू द इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये बेसिकली वेदर फोरकास्ट वाला डिपार्टमेंट होता है। अब आप हो सकते हैं कंफ्यूज कि भाई ए के बाद सी के बाद ए भी सही लग रहा है और बी भी सही लग रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न है, उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करना। और वो पैटर्न क्या है, बड़े ध्यान से देखना। वो पैटर्न ये है कि पहले तो स्टेट का नाम लेंगे, तमिलनाडु ले दिया। अब आप ध्यान से देखो कि यहां पे बोला है 38, यहां पे बोला है 16 और यहां बोला है मोस्ट एक्सेस, फिर एक का नाम लिया है। तो सबसे पहले तो स्टेट बताएंगे तमिलनाडु, हाँ जी सर स्टेट बताएंगे। उसके बाद ये बताएंगे भाई तमिलनाडु में कितने हैं, 38 हैं। उसके बाद ये बताएंगे 38 में से भी कितने, 16, और 16 से में भी जिसमें सबसे ज्यादा आई है, फिर उसके बारे में बात करेंगे जो तिरुपुर यहाँ लिखा हुआ है, बेसिकली तिरुपुर ही है ना, तिरुपुर लिखा हुआ है। तो पहले 38, फिर 16, फिर एक, ऐसे 1 बाय 1 स्पेसिफाई करते जा रहे हैं ना। पहले स्टेट का नाम लिया, फिर बोलेंगे 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा रेनफॉल हुई है, फिर बोलेंगे 38 में से 16 में तो तबाही मचा दी भैया, 10 गुना ज्यादा हो गई है। और फिर उन 10 में से भी सबसे ज्यादा किस में हुई है, तिरुपुर में हुई है। तो ये पैटर्न आपको दिखाई नहीं दे रहा, बहुत कॉमन सा पैटर्न है। कहने का मतलब सबसे पहले आपका तमिलनाडु वाला होगा सी, वो हमने डिसाइड कर लिया था। आपको कंफ्यूजन थी कि सी के बाद ए आएगा या बी आएगा, तो मैंने एक पैटर्न बता के आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी कि सी के बाद ए नहीं आ सकता, बी आएगा। कारण ये क्योंकि उसमें पहले 38 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएंगे। आ गई बात समझ में? तो सी बी होना चाहिए। अब सी बी कहाँ है, सी बी ये है और सी बी ये है, काटा मार दूं, मार दिया। अब इसी पैटर्न को पकड़ते हुए अगला लॉजिक निकालो। देखो सी बी डी करूं या सी बी ए करूं, सी बी डी करूं या सी बी ए करूं। अब डी में लिखा हुआ है 16 और ए में लिखा हुआ है द मोस्ट एक्सेस। फिर वही वाली बात, पहले 38, फिर 16 और फिर एक बताएंगे। तो आपने पहले 38 बता दी, अब 16 बताओगे ना, तो बी के बाद डी जाना चाहिए ना। तो मतलब सी बी डी वाला आंसर होगा, सी बी डी, ये रहा बी आंसर है। समझ में आया? बड़ा आसान था, फटाफट से पढ़ो कि भाई पहले 17 दिन के अंदर अंदर तमिलनाडु में बाढ़ आ गई। उसके बाद बोल रहा है 38 जो उसके डिस्ट्रिक्ट थे वहां पे एक्सेस रेनफॉल हुई 60% ओवर नॉर्मल, नॉर्मल से 60% ज्यादा हुई इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। फिर डी में बोल रहा है कि अच्छा उन 38 में से भी जो 16 थे उन्होंने 10 गुना ज्यादा रेनफॉल को रिसीव किया नॉर्मल से। ठीक है, फिर सबसे ज्यादा जो हुई वो तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई, वहां 20 टाइम्स ज्यादा हुई, ये सुन लो। और फिर फिफ्थ में बता रहा है एज अ रिजल्ट हुआ क्या, 1 मिलियन जो हेक्टेयर्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स थी, मतलब जो फसल थी वो पानी में डूब गई, ऐसा PR पांडियन ने कहा है, जो कि प्रेसिडेंट है कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ ऑल फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ तमिलनाडु। समझ में आया दोस्त? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि बनाना कैसे। आप देख पा रहे हैं कि जो क्लरिकल जो SSC CGL वाले हमने किए थे उससे थोड़े से हल्का सा लेवल ऊपर है, ज्यादा नहीं, हल्का सा, क्योंकि क्लरिकल प्रिय बहुत ज्यादा तोप थोड़ी दे देगा। बढ़िया तो क्लर्क मेंस और PO मेंस में आते हैं क्वेश्चंस, है ना, देखेंगे उनको भी। चलिए अब हम दूसरी कैटेगरी को देखते हैं। ये तो हमने विद ऑप्शंस वाली कैटेगरी देखी क्लरिकल मेंस की, जिसमें कॉम्बिनेशन गिवन है। अब हम थोड़ी दूसरे टाइप की कैटेगरीज को देखेंगे। एक ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर आपको सारे खुद चूज करने हैं, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, फर्स्ट भी खुद ढूंढना है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आपका बनाने में, और बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं, क्योंकि ना जब कॉम्बिनेशन नहीं होता तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन खुद को सही लग रहे होते हैं। तो रीडिंग स्किल्स अच्छी ना होने के कारण बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। तो रीडिंग स्किल्स आपको अपनी बेहतर करनी है। किसी को अगर रीडिंग स्किल्स के बारे में नॉलेज लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में रीडिंग स्किल्स की एक वीडियो है मैंने बनाई हुई है, काफ़ी बारीकी से मैंने उसके अंदर बहुत सारी बातें बताई हैं, आप उसको देख सकते हैं रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए।
खैर इसकी भी हम अप्रोच सीखेंगे, क्योंकि जब आप ये पूरा बना लोगे ना कि मान लो पहला आपने बी बनाया, दूसरा सी बनाया, बी सी डी ई ए ऐसे करके बनाया, इसके बाद इनमें क्वेश्चंस भी आते हैं, व्हाट कुड बी दी फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट कुड बी दी सेकंड सेंटेंस, व्हाट कुड बी दी थर्ड सेंटेंस। तो वन बाय वन आपको सब में आंसर लगाना होता है, ठीक है। वो तो बड़ी आसान चीज़ है, अगर आपका बन ही गया तो पहले कॉम्बिनेशन तो बनाओ। तो वीडियो को पॉज करो पहले, अभी हाथों हाथ खुद से सारे बनाने की कोशिश करो, फिर मैं आपको डिटेल में अप्रोच सिखाता हूँ। चलिए फटाफट से बनाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा। तो ये क्लरिकल प्री का विदाउट ऑप्शन वाला हमारा पैराजंबल है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड किया। रीड करने के बाद मुझे बेसिक आइडिया मिला, और बेसिक आइडिया में मुझे ये बात पता लगी कि कोई इंसान है जिसको लोगों के बिहेवियर को लेके ज़्यादा ऑब्सेशन है, और वो जानना चाहता है कि लोग किस किस तरीके से बिहेव करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो अब मुझे क्या करना है, वन बाय वन सारे कॉम्बिनेशंस को देखना है और बनाना है कोई एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करूँगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर हमारा सही होगा तो आगे के सेंटेंसेस भी हमारे सही होंगे। इंट्रोडक्शन गलत हो जाता है तो आगे के भी चांसेस गलत रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने ए को देखा, क्या ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। आपने पढ़ा एज द स्टूडेंट्स ग्रंटेड प्रेस्पायर्ड एंड टॉयल्ड। पहली बात तो कुछ वोकैबुलरी बता दूं। ग्रंट का मतलब बेसिकली आवाज़ निकालना होता है। हाँ, ऐसे हम आवाज़ करते हैं, इस टाइप की आवाज़ बेसिकली जो निकालते हैं जब हम थोड़े से टेंशन में होते हैं, परेशान से हो रहे होते हैं। प्रेस्पायर्ड का मतलब बेसिकली पसीना आ जाना आपको बहुत ज़्यादा, और टॉयल का मतलब कड़ी मेहनत करना, लगे रहना पूरा। तो कह रहा है कि जैसे ही स्टूडेंट्स ने ग्रंट किया, प्रेस्पायर्ड किया, टॉयल किया, और मैं उनको देख रहा था उनकी स्ट्रैटेजीज़ को, और मैंने प्रोब किया। प्रोब का मतलब मैंने एग्जामिन किया कि वो क्या सोच रहे थे और कैसा फील कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स ने क्यों ग्रंट किया, स्टूडेंट्स ने क्यों प्रेस्पायर्ड किया, क्यों उनको पसीना आ रहा था, क्यों वो मेहनत कर रहे थे। क्या कोई कॉन्टेक्स्ट सेट किया पहले हमारे आगे, कोई इंट्रोडक्शन लेके आए हमारे आगे, डायरेक्ट सीधा पहले इसी को ए को बना दे फर्स्ट? नहीं हो सकता ना भाई, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। इससे पहले कोई बात हो रही होगी, स्टूडेंट्स को कुछ टास्क दिया होगा जिसमें वो दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहा है, तो कोई टास्क बताओ ना पहले। तो ए फर्स्ट नहीं हो सकता। क्या बी फर्स्ट हो सकता है? अच्छा, आंसर देखना है पहले, अगर डाउट हो रहा हो अंदर से होते हैं ना, कभी कभी क्यूरियोसिटी होती है। मैं आंसर भी दिखा देता हूँ कि CEBDA, ये वैसे ये आंसर है, एक बार मैच कर लेना कि सही है गलत है। खैर अभी मैं बनवा रहा हूँ आपको, ठीक है। आ जाओ, बी फर्स्ट हो सकता है। आप बोलेंगे नहीं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसके अंदर सो लिखा हुआ है, इसीलिए आई ब्रॉट चिल्ड्रन वन एट अ टाइम, इसलिए मैं उनको लेके आया। किस लिए लेके आया? पहले कोई कॉन्टेक्स्ट सेट करना होगा, उसके बाद बोलेंगे इसीलिए लेके आया, मतलब ये नहीं है। सी को मैंने पढ़ा, उसमें बोला कि जब मैं यंग रिसर्चर था और जब मैंने शुरू ही किया था तो मैं जानना चाहता था या जानना चाहती थी लोगों को और उनके बिहेवियर के बारे में। तो ठीक है, नरेटर अपनी बात कर सकता है इस स्टेटमेंट के अंदर, क्या दिक्कत है। पैसेज में बहुत बार नरेटर के स्टेटमेंट से शुरू होते हैं पैराजंबल, तो सी को फर्स्ट शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। बाकियों का लॉजिक मैंने आपको दे दिया। फिर डी में बोल रहा है कि पहले वाली तो बड़ी आसान थी लेकिन बाद वाली बड़ी मुश्किल थी। क्या पहले वाली, मतलब कोई बात होगी इसके अंदर। और ई में बोल रहा है कि मैं ऑब्सेस्ड था किस चीज़ को लेके, विद अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल कॉप विद फेलियर्स। मतलब मैं इस चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड था, मतलब मैं ये चीज़ जानना चाहता था कि लोग फेलियर से कैसे मैनेज करते हैं, कॉप करते हैं। और फिर मैंने डिसाइड किया स्टडी करने का, है ना। किस तरीके से स्टडी करने का डिसाइड किया, देख देख के कि कैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं हार्ड प्रॉब्लम के साथ, वो कैसे मैनेज करते हैं। ये भी एक तरीके का इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब हमने दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट चूज़ किए, एक तो सी और एक ई। अगर मुझे दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ जाए तो मैं कौन सा चूज़ करूँगा? मैं सी को चूज़ करूँगा, क्योंकि सी में बेसिकली उसने बोला जब मैं एक यंग रिसर्चर था, तो ये बात पास्ट की भी पास्ट होगी। जब मैं यंग रिसर्चर था, जब मैंने शुरुआत की, तो मैं जानना चाहता था लोगों को और लोगों के बिहेवियर को। तो पहले जब वो यंग था तो वो जानना चाहता था, और जानने की इच्छा की वजह से उसने डिसाइड किया कि वो स्टडी करेगा। तो पहले इच्छा जगेगी ना कि मैं जानना चाहता हूँ यार, जब मैं छोटा था तो मैं जानना चाहता था लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो पहले इच्छा जगेगी, उसके बाद उस इच्छा के ऊपर वो काम करेगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टडी करूँगा क्योंकि मेरी इच्छा बहुत है ना। तो कहने का मतलब पहला सी होना चाहिए। ये बात तो समझ में आ गई, लॉजिक दे दिया मैंने आपको। लिख दूं, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सी होनी चाहिए। अब क्या सी के बाद आपको अगला मिल रहा है? डेफिनेटली सी के बाद ई है। बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है सी के बाद ई का, क्योंकि जब वो यंग था वो जानना चाहता था लोगों को और उनके बिहेवियर को। तो देखो सेम बात इसमें भी बता रखी है कि वो बड़ा ऑब्सेस्ड था। ऑब्सेस्ड मतलब उसको बड़ा शौक होता था समझने का कि लोग कैसे मैनेज करते हैं अपने फेलियर से, तभी उसने डिसाइड किया स्टडी करने का।
कि देख देख के, क्या देख देख के, कि स्टूडेंट्स कैसे मैनेज करते हैं उनकी हार्ड प्रॉब्लम्स को। तो क्या सीई का पेयर है बहुत तगड़ा और बहुत ज़बरदस्त और बहुत एविडेंट पेयर है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अच्छा, आपने एक चीज़ और नोट की, इसके अंदर एक और आपको चीज़ दिखाई दी थी, डी। डी में आपने बोला था कि पहले वाली बड़ी ईजी थी और बाद वाली बड़ी हार्ड थी। तो ये पहले वाली क्या है, फर्स्ट वंस एंड द नेक्स्ट वंस, क्या हो सकता है? तो जैसे ही आपने ए में पढ़ा और आपने बी में पढ़ा तो आपको समझ में आया कि बी में ना कुछ पजल्स दी हुई हैं, पजल्स, कि मैं बच्चों को एक एक करके रूम में लाया स्कूल के अंदर और उनको कंफर्टेबल किया और मैंने उनको सीरीज दी पजल्स की सॉल्व करने के लिए। तो वो पजल ही मेरे ख्याल से बड़ी आसान थी कुछ और बाद वाली बड़ी मुश्किल थी। कहने का मतलब बी डी का पेयर है। क्या मैं लिख दूं यहाँ पे बी डी का पेयर है? सी ई का पेयर है और बी डी का बन गया। सी ई फर्स्ट था, सेकंड था, और बी डी अभी हमें पता नहीं है। अब स्टेटमेंट बच गया आपके पास ए। क्या बचा है? अब आपने ए में पढ़ा, कह रहा है कि जैसे स्टूडेंट्स जो हैं ग्रंट कर रहे थे, पसीना उनको बहा रहा था और वो मेहनत कर रहे थे, तो मैं देख रहा था उनकी स्ट्रैटेजीज को। तो पसीना कब बहेगा, मेहनत वो कब करेंगे? जब उनको प्रॉब्लम्स दे दी जाएंगी, उनको मतलब पजल्स दे दी गई हैं, जिसमें पहले वाली बड़ी आसान थी, बाद वाली बड़ी मुश्किल थी। तो जब वो उसके ऊपर काम कर रहे होंगे तभी तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे, पसीना बह रहा होगा और वो मेहनत कर रहे होंगे, तभी तो वो देख रहा होगा स्टूडेंट्स को, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को, और ये एग्जामिन कर रहा होगा कि क्या वो सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। मतलब ये पजल वाले के बाद आएगा। और पजल वाली बात बी और डी में क्या रखी है? कहने का मतलब ए जो है वो बी डी के बाद आएगा, तो मतलब ए यहाँ आएगा। अगर ए यहाँ आएगा तो लो बन गया, सी ई पहला दूसरा था और बी डी ए का ब्लॉक बन गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो सी ई बी डी ए, लो देख लो यहाँ पे, इधर देखो कॉर्नर में, सी ई बी डी ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पूछे आपसे व्हाट कुड बी दी फर्स्ट सेंटेंस, सी है सर। व्हाट कुड बी दी थर्ड सेंटेंस, बी है। व्हाट कुड बी दी फिफ्थ सेंटेंस, ए है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते जाए आंसर लगाते चलना। आसान था, बहुत आसान था, बड़ा प्यारा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, पैटर्न को नोट कर लो कि सर कैसे कैसे पैटर्न बना रहे हैं, कैसे कैसे शब्दों को पकड़ रहे हैं, किस फॉर्मेट में लेके चल रहे हैं, पहले कैसे ढूंढते हैं, पेयर कैसे ढूंढते हैं, फिर सेट कैसे करते हैं। तो अलग से एक नोटबुक बनाओ और अलग अलग स्ट्रैटेजीज को नोट करो, क्योंकि पैराजंबल की कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं होती कि एक स्ट्रैटेजी जान ली और आप बस सारे पैराजंबल बना देंगे। हर पैराजंबल की यूनिक स्ट्रैटेजी होती है, इस बात को समझ के चलिएगा। ठीक है सर, चलिए ए है, बी है, सी डी ई, फटाफट से इसे बनाने की कोशिश करेंगे आप। चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बना लिया होगा। अब पहले एक बार आंसर चेक कर लो, बी डी ए ई सी कितने बच्चों का सही है? बी डी ए ई सी चेक करते हैं। चलो भाई, कैसे बनेगा? यूं नहीं कि मैं सीधा आपको इसका लॉजिक बता दूंगा, मैं वन बाय वन बनाऊंगा जैसे आप बनाते हैं। आंसर तो कोई भी बता देगा, जो नहीं है चीजें मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट ढूंढेंगे। क्या ए फर्स्ट हो सकता है? उसने बोला बहुत सारे लोग एज्यूम करते हैं कि जो सिविक सेंस बेसिकली है वो क्या है, इट्स जस्ट अबाउट कीपिंग द रोड्स, स्ट्रीट्स, पब्लिक प्रॉपर्टी क्लीन। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिविक सेंस का बस ये मतलब है कि रोड को साफ रखो, सड़कों को साफ रखो और पब्लिक प्रॉपर्टी को क्लीन रखो। तो कोई डिपेंडेंट एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, इंडिपेंडेंट है, ये फर्स्ट हो सकता है। फिर बी में बता रहा है कि सिविक सेंस और कुछ भी नहीं है, बस सोशल एथिक्स है, ये भी हो सकता है। सिविक सेंस की डेफिनेशन दी जा रही है, ठीक है। अच्छा, सी में बोल रहा है कि बहुत सारी जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो फंक्शन करती हैं बड़े स्मूथ मैनर में, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सिविक सेंस अमंगस्ट देयर पीपल। वो इसलिए फंक्शन उनका बड़ा स्मूथ रहता है, मतलब बड़े प्यार से चलती हैं फॉरेन कंट्रीज में, काम बड़े प्यार से होता है, क्योंकि उनके लोगों में स्ट्रॉन्ग सिविक सेंस होता है। क्या ये सिविक सेंस का फायदा नहीं बताया जा रहा, बेनिफिट सा, कि अच्छा लोगों में ना एक्चुअल में बहुत बढ़िया सिविक सेंस होता है ना, स्ट्रॉन्ग सिविक सेंस होता है, उसके चलते ना यार ये बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो फायदा बताया जा रहा है, तो फायदे तो बाद में बताएंगे ना, पहले सिविक सेंस को इंट्रोड्यूस करो। तो इंट्रोडक्शन की बात ए और बी में जनरली हो रखी है, सी में इतनी नहीं है। सी में बेनिफिट बताया, बेनिफिट बाद में बताएंगे। ठीक है, डी में तो इट बोला हुआ है, हमें नहीं पता कौन है, कि इट इज़ कंसिडरेशन बाय द पीपल, कि वो एक चीज़ कंसिडरेशन है, क्या चीज़ हमको नहीं पता। और बट से तो वैसे भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, मतलब ये गया, ये गया, ये गया, या तो बी है या तो ए है। अब बी और ए में से लॉजिक दो मुझे कि भाई मैं बी ही क्यों चूज करूं, ए क्यों नहीं करूं। उससे पहले जरा मैं एक बार सिविक सेंस के बारे में बता दूं। सिविक बेसिकली, सिविक्स जो है हमारा सिटीजन से आया है, और सिटीजन से बताऊं तो सिविलाइजेशन से बेसिकली आप इससे बना सकते हैं। सिविक का मतलब एक हिंदी में कौन सा शब्द होता है जो हम यूज़ करते हैं,
चलो हिंदी में मुझे शब्द याद नहीं आ रहा उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मैं जनरली सिविक सेंस आपको बता देता हूँ कि सिविक सेंस क्या होती है। कि जैसे आप किसी से मिलते हैं तो मिलते पहले हाथ मिलाते हैं, तो एक सिविक सेंस है। आम नागरिकों की जो कॉमन सेंस होती है बेसिकली, कि इससे बात कर रहे हैं तो आंखों में देख के बात करते हैं, कॉमन सेंस है ना। अच्छा, और एग्जांपल के तौर पे कि मान लो आप मूवी कहीं पे देखने गए हैं, ठीक है, और पूरा थिएटर खाली है और कोई एक कपल बैठा है, ठीक है, एक लड़का एक लड़की है, आपने देखा कपल बैठा है, क्या पूरा थिएटर खाली है, आप कपल के बिल्कुल साइड में जाके बैठ देंगे अकेले, लड़के के बगल में या लड़की के बगल में? बेवकूफ़ कहलाएंगे ना यार, पूरा थिएटर खाली है, जाके क्यों बैठ रहा है, दिमाग फिर गया है क्या? अलग से कहीं बैठेंगे ना, नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं तो बैठेंगे। तो बेसिकली ये सिविक सेंस मतलब कॉमन सेंस, बेसिकली जो आम नागरिकों की कॉमन सेंस होती है उसे सिविक सेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सोशल एथिक्स क्या होता है? सोशल एथिक्स मतलब वही कि समाज में क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, बेसिकली क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। एक हमारे समाज में रूल्स होते हैं ना कि यार नागरिकों को ये चीज़ करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, ये सही है ये गलत है। तो नैतिकता बेसिकली हमारे समाज में जो हम शो करते हैं, ठीक है, वो सोशल एथिक्स है। अब बात ये नहीं है, बात ये है कि बी और ए में से कौन सा फर्स्ट होगा, ये बात थी। तो आप ध्यान से देखिए, बी में इंट्रोडक्शन है, ए में इंट्रोडक्शन नहीं है। ए में तो लोगों के बारे में बता रखा है कि लोगों को क्या लगता है कि सिविक सेंस क्या है। सिर्फ जनरल सेंटेंस हमारा फर्स्ट हो सकता है, बी हमारा जनरल सेंटेंस है, उसमें यह बोला कि सिविक सेंस और कुछ भी नहीं है, बस एक सोशल एथिक्स है, समाज की एक नैतिकता है। लेकिन अगर ए में पढ़ेंगे तो ए में बोल रहा है कि अधिकतर लोग एज्यूम करते हैं कि सिविक सेंस ना क्या है, सिविक सेंस का मतलब रोड स्ट्रीट्स पब्लिक प्रॉपर्टी को क्लीन रखना है। कहने का मतलब ये थोड़ी स्पेसिफिक बात हो रही है। पहले आप जनरल बात बताएंगे कि सिविक सेंस बस एक सोशल एथिक्स है, फिर बताएंगे नहीं लेकिन लोगों को लगता है कि सिविक सेंस ये है, ये बाद की बात है। पहले सिविक सेंस को इंट्रोड्यूस करना है और वो बी में इंट्रोड्यूस हो रहा है, यस और नो। जनरल सेंटेंस है तो बी हमारा फर्स्ट है, तो लो भाई बी मैंने फर्स्ट यहाँ पे रख दिया है। अब इसके बाद ना बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बी के बाद कौन सा लगाएं, कि सिविक सेंस की बात हो रही है और सिविक सेंस की बात तो बहुत जगह हो रही है, यहाँ पे भी सिविक सेंस की बात हो रही है ना। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सिविक सेंस की बात हो रही है, इधर भी सिविक सेंस की बात हो रही है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पेयरिंग कर सकते हैं। पेयरिंग में आपको बड़ी अच्छी एक मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगी? आप ध्यान से देखिए, आप देखिए ए और ई का एक पेयर है बहुत ज़बरदस्त। कैसे? उसने बोला कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिविक सेंस जो है ना, बस रोड को साफ रखना, सड़कों को साफ रखना और पब्लिक प्रॉपर्टी को साफ रखना है। लेकिन सिविक सेंस इससे कई गुना ज़्यादा है। सिर्फ रोड को साफ रखना सिविक सेंस नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी को साफ रखना सिविक सेंस नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा है। सिविक सेंस का मतलब होता है लॉ को फॉलो करना, लॉ अबाइड करना। लॉ अबाइड का मतलब कानून को फॉलो करना, अपने फेलो मैन की रिस्पेक्ट करना, आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सहपाठी हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना और मेंटेन करना। डेकोरम मतलब डिसिप्लिन बना के रखना पब्लिक प्लेसेस में। सिर्फ सड़कें वड़कें साफ रखना ये सिविक सेंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग को फॉलो रखना, रिस्पेक्ट करना, डेकोरम मेंटेन करना, ये सिविक सेंस है। इट इज़ मोर देन दैट। क्या ए ई का पेयर नहीं है? बहुत ज़बरदस्त पेयर है। अभी बी पहला था और मुझे ए ई मिला है। अब मुझे ये देखना है कि मैं बी के बाद कौन सा चूज कर सकता हूं। आपको मैं एक चीज बताऊं, बहुत प्यारी चीज बताऊं, बी के बाद ना बेसिकली बी के बाद आपका डी ही है, क्योंकि ये इट जो है ना, इट ये सिविक सेंस के लिए आया हुआ है। वो कैसे? उसने बोला सिविक सेंस और कुछ नहीं है, बस सोशल एथिक्स है, और फिर बता रहा है कि ये क्या है। इट इज कंसिडरेशन बाय पीपल फॉर अनस्पोकन नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। इस लाइन को मैं समझा देता हूं कि ये क्या है। बेसिकली सिविक सेंस क्या है? कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मतलब लोगों के द्वारा क्या माना जाता है कि सिविक सेंस क्या है। ये एक अनस्पोकन नॉर्म्स है। मैं इस शब्द को तोड़ता हूं, अच्छे से समझाता हूं। नॉर्म्स मतलब कोई भी रूल, अनस्पोकन जो मतलब कहने की जरूरत ना पड़े, कॉमन सेंस। अनस्पोकन नॉर्म्स का मतलब एक तरीके से कॉमन सेंस, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सिविक सेंस भी कॉमन सेंस होती है और अनस्पोकन नॉर्म्स भी कॉमन सेंस है, तो क्या ये कॉम्बिनेशन में पेयर में आपको दिखाई नहीं दे रहे? शब्दों को बस इस तरीके से घुमा के लिखा हुआ है कि जिसकी रीडिंग अच्छी नहीं है वो समझ ही नहीं पाएगा कि अनस्पोकन नॉर्म्स और सिविक सेंस एक ही बात है। जब उसने बोला कि सिविक सेंस एक सोशल एथिक्स है, सिविक सेंस भी कॉमन सेंस होती है, सोशल एथिक्स भी कॉमन सेंस होते हैं, अनस्पोकन नॉर्म्स भी कॉमन सेंस को बोलते हैं। ये एक ही शब्द है, बस अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब अनस्पोकन नॉर्म का मतलब कि जैसे आप किसी से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं, नमस्ते करते हैं, तो कहने की जरूरत थोड़ी है, कॉमन सी बात है
हेलो हाय तुम कैसे हो, जनरली यही बात करते हैं। कुछ बातें जो होती हैं कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अंडरस्टूड होती है, तो क्या उसका मतलब कॉमन सेंस नहीं हुआ? कॉमन सेंस ही तो हुआ। तो मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, बी डी का भी पेयर है कि भाई सिविक सेंस कुछ भी नहीं है, बस सोशल एथिक्स है। एक समाज में जिस तरीके से नॉर्मल हम बिहेव करते हैं बस वही है सिविक सेंस, जैसे आम नागरिक को बिहेव करना चाहिए, इट इज जस्ट कॉमन सेंस। कह रहा है ये कंसिडरेशन है लोगों के द्वारा अनस्पोकन नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, मतलब ये एक तरीके की कॉमन सेंस है जिसको लोग फॉलो करते हैं। तो मतलब बी डी का पेयर है, लो भाई लिख देता हूं मैं बी डी का पेयर है। तो बी डी फर्स्ट सेकंड हो गया और ए ई आपका एक कॉम्बिनेशन बचा। अब आपके सामने बचा है सी, और जो सी है वो आखिरी स्टेटमेंट है। कारण उसके पीछे ये कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिविक सेंस के बेनिफिट बता रहे हैं बेसिकली, और बेनिफिट आखिरी में ही आएगा। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप ध्यान से देखो, इधर देखो ऊपर, इधर यहां पे इधर देखो कि बीडी में तो बस सिविक सेंस को इंट्रोड्यूस किया है कि वो कुछ भी नहीं है, बस सोशल एथिक्स और अनस्पोकन नॉर्म्स होते हैं। उसके बाद फिर ए ई में बताया लोगों को लगता है रोड साफ करना है, फिर ई में बताया रोड साफ करने से कई गुना ज्यादा है, फिर आखिरी में बेनिफिट बताएंगे अच्छा सिविक सेंस होने से एक्चुअल में होता क्या है। अरे बढ़िया परफॉर्म करती हैं कंट्रीज, क्योंकि सिविक सेंस का मतलब कई गुना ज़्यादा है ना। तो पहले बताओगे कई गुना ज़्यादा क्या है भाई, लॉ को फॉलो करना, हर चीज़ को मेंटेन करके रखना, उसके बाद बताओगे अच्छा ये चीज़ होती है तो थोड़ा सोसाइटी स्मूथ फंक्शन करती है। स्मूथ वाली बात बिल्कुल आखिरी में आएगी। तो कहने का मतलब आपकी सी वाली बात आखिरी में आएगी। अगर सी वाली आखिरी में आएगी तो बी डी पहला दूसरा था और ए ई सी का मैंने ब्लॉक बनाया। बी डी पहला दूसरा था, ए ई सी का मैंने ब्लॉक बनाया, यही वाला बना आपका। ये क्लैरिकल प्री वाला था, आसान था। मुश्किल बस इसमें ये बात थी कि शब्दों को घुमा के कहा हुआ है, उसकी वजह से पूरा पैराजंबल कॉम्प्लिकेट हो गया। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करो, दोबारा देखो कि मैं क्या क्या शब्द यूज कर रहा हूं। बस एक बात ध्यान रखना, सिविक सेंस, सोशल एथिक्स और अनस्पोकन नॉर्म्स एक ही चीज है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती तो मतलब आपके लिए पैराजंबल बड़ा आसान था। कहने का मतलब पैराजंबल में सिर्फ पैराजंबल की ट्रिक मैटर नहीं करती है, पैराजंबल में रीडिंग और रीडिंग की सेंस मैटर करती है। समझ में आया इसलिए बोल रहा था, वो रीडिंग स्किल्स वाली एक बार वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से बातें समझ में आएंगी कि मैं क्यों आपको बार बार रीडिंग के ऊपर जोर देता हूँ, क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि कोई ट्रिक टिप्स नहीं होती है। जितनी बढ़िया आपकी रीडिंग इंट्यूशन उतनी बढ़िया आपकी अप्रोच। समझ में आया पॉइंट? क्लासेस देखने से आपको और बढ़िया बढ़िया अप्रोचेस मिलती है अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो। चलो इसको बनाओ फटाफट से, देखूं जरा कैसा बनता है आपसे। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, चलो बनाया। आंसर मैच करते हैं, डी बी ई सी ए, डी बी ई सी ए। चलो आओ भाई, डी बी ई सी ए क्या है, डी बी ई सी ए कैसे बना? तो पहला ए देखते हैं, ए फर्स्ट हो सकता है। बलबीर कौर पहली महिला प्रोटेस्टर थी जिसने अपनी जिंदगी खो दी टिकरी बॉर्डर पे बेसिकली आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग एजिटेशन मतलब आंदोलन मूवमेंट हो सकता है। बी में बोल रहा है कि बलबीर कौर कौन है, मंडी कला विलेज भटिंडा की रहने वाली हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी फार्मर्स मूवमेंट्स में, फार्मर्स एजिटेशन में या फार्मर प्रोटेस्ट में हो सकता है। सी में बोल रहा है कि एग्जैक्ट कॉज जो था डेथ का वुड बी असर्टेन्ड, वो तभी पता लगेगा पोस्टमार्टम के बाद। उन्होंने कहा, ये ही कौन है हमें नहीं पता था, मतलब ये नहीं है फर्स्ट। 65 साल की जो बूढ़ी महिला प्रोटेस्टर है पंजाब से, रिपोर्ट किया गया कि वो मर गई हैं। उन मतलब बेसिकली शी पास्ड अवे। कैसे? कार्डियक अरेस्ट आया है, मतलब हार्ट अटैक आया है टिकरी बॉर्डर पे ऑन मंडे नाइट। अच्छा आप एक चीज़ नोट करो पहले, है ना, कि टिकरी बोलोगे या पहले टिकरी बॉर्डर बोलोगे? मेरे ख्याल से पहले टिकरी बॉर्डर पूरा बताओगे फिर उसको टिकरी करके रेफर करोगे, जैसा कि मैं पिछली क्लास में बता रहा था कि तरुण ग्रोवर पहले बोलोगे बाद में ग्रोवर बोलोगे। ये नहीं कि पहले ग्रोवर बोल रहे हो और बाद में तरुण ग्रोवर बोल रहे हो। पहले टिकरी बॉर्डर बोलोगे और फिर उसको टिकरी करके रेफर करोगे, क्योंकि मुझे क्या पता टिकरी क्या है, तो यहाँ टिकरी बॉर्डर पहले बता रखा, मतलब ये वाला तो एलिमिनेट ही हो गया। तो अभी तक या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। और ई में बोल रहा है कि शी सैड, अभी तक हमको शी नहीं पता, पहले तो बलबीर कौर का नाम लेना पड़ेगा फिर शी करके बोलोगे, तो मतलब ये भी नहीं है। कहने का मतलब बी और डी में से आपको डिसाइड करना है, बी और डी में से, बी और डी में से आपको डिसाइड करना है फर्स्ट कौन सा, क्योंकि फर्स्ट ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि फर्स्ट आपका डी है। उसके पीछे कारण ये है कि बी क्यों नहीं है, उसके पीछे कारण ये है कि पहले हम बताएंगे कि 65 साल की एक महिला मरी, फिर बताएंगे कि उस 65 साल की महिला का क्या नाम था, पहले इंसिडेंट बताएंगे, फिर इंसिडेंट में कितने लोग मरे कितने घायल हुए, ऐसे बताया जाता है। देखते हैं ना न्यूज़ भी आप, कि पहले ये बताया जाता है कि भाई एक एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, ऐसा हो गया,
फिर उसका नाम बताया जाता। तो पहले आप महिला बोलोगे 65 साल की, उसके बाद उस महिला का नाम बोलोगे। ऐसे थोड़ी बोल सकते हो बलबीर कौर की बात कर दी, फिर बोल रहे हो एक 65 साल की महिला मरी है। पहले इनडेफिनेट बात करोगे, अनिश्चित। अनिश्चित का सेंस आ रहा है इस वाले से। जैसे आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। देयर वॉज अ किंग एंड द किंग वॉज वेरी वाइज। एक बार एक राजा था और वो राजा बड़ा बुद्धिमान था। पहले एक बार एक राजा था, मुझे नहीं पता कौन सा राजा, एक राजा था। वो राजा तो था, वो बहुत बुद्धिमान था। एंड द किंग वॉज वेरी वाइज। अब किंग वो पहले वाले किंग के लिए आया हुआ कि पहले किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया, तभी द किंग बोला हुआ है। तो ऐसे ही पहले ए आर्टिकल है ना, इनडेफिनेट। एक महिला की बात करेंगे 65 साल की, कि भाई डेथ हो गई उनकी, फिर बताएंगे अच्छा बलबीर कौर थी वो, उनका नाम ये था, यहाँ की रहने वाली थी। तो कहने का मतलब डी फर्स्ट है। अगर डी फर्स्ट है, देखो ये लॉजिक सीखने पड़ेंगे आपको। डी फर्स्ट है। अब डी के बाद देखो यहाँ पे भी बलबीर कौर बोला और यहाँ पे भी बलबीर कौर बोला है। तो बताओ भाई मैं बी चूज करूं या ए चूज करूं? चलो आप खुद बताना, आप खुद बताना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब हमने कहा कि 65 साल की महिला की डेथ हुई है, तो उसके बाद क्या बताएंगे? उसका नाम पूरा बताएंगे और ये बताएंगे कि वो कहाँ की रहने वाली है, यही बताएंगे। ये थोड़ी बताने लग जाएंगे जिंदगी में वो क्या कर रही थी। आप ये थोड़ी बताने लग जाओगे वो पहली वुमेन प्रोटेस्टर थी। अरे पहले ये बताओ ना, पहले उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो नाम बताओ, कहाँ की रहने वाली है, ये चीज बताओ, फिर बाद में उसकी एक्स्ट्रा बात करोगे। तो कहने का मतलब बी में उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है कि मंडी कला विलेज भटिंडा की रहने वाली थी वो महिला। पहले इनडेफिनेट फिर उसको स्पेसिफिक बनाया एग्जाम्पल के थ्रू। मतलब डी बी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डी बी, मतलब ये एक और ये दो। अब इसके बाद हो सकता है बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन मैंने आपको एक पेयर ढूंढ के दिखा दिया यहाँ पे। पता है कौन सा पेयर? वो पेयर था ही वाला। मैंने कहा इन छोटे छोटे शब्दों पे फोकस करो, जितना इन छोटे छोटे शब्दों पे फोकस करोगे उतना आपको आंसर मिलेगा। पैसेज में ढूंढो, पैराजम्बल में ढूंढो ये ही कौन है। तो आपने नोट किया ये बंदा है, डॉक्टर संजय दहिया, सिविल सर्जन है झज्जर के। उन्होंने कहा, क्या कहा कि बलबीर कौर को डेड ही लाया गया सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ के अंदर, टाउन के अंदर, लेट ऑन मंडे नाइट। तो पहले संजय दहिया आएगा, बाद में ही आएगा। ही ने ऐड की कोई बात, मतलब पहले संजय दहिया ने ये बात कही है, उसके बाद ऐड करके ये वाली बात कही है कि भाई जो एग्जैक्ट कोज है डेथ का वो बताना तभी पक्का होगा जब पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो क्या ई और सी का पेयर नहीं है? साइड में लिख दूं मैं, ई और सी का पेयर है। अब देखो डी बी था और ई सी का पेयर था, मैं लिख देता हूं साइड में। डी बी था और ई सी का पेयर था, मतलब ये पहला दूसरा, और ये पता नहीं अभी क्योंकि एक स्टेटमेंट और बची हुई है ए। तो ए जो है या तो डी बी के बाद आएगी, डी बी ए होगा, या जो ए है वो ई सी के बाद आएगी, आखिरी में आएगी। अब इसका लॉजिक देखते हैं कि भाई ये बीच में क्यों आएगा या आखिरी में क्यों आएगा। अब फटाफट से डी बी को आप पढ़ो। इसके लिए आपने डी बी को पढ़ा। डी में बोला कि 65 साल की जो महिला प्रोटेस्टर थी, रिपोर्टेडली उसका कार्डियक अरेस्ट से डेथ होगी टिकरी बॉर्डर पे। और फिर बी में आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई मंडी कला की रहने वाली वो जो औरत थी वो बलबीर कौर थी, ठीक है, जो कि पार्टिसिपेट कर रही थी फार्मर्स एजिटेशन के अंदर। अगर आप उसके तुरंत बाद आप ए बता दोगे तो फ्लो टूट जाएगा, क्योंकि जब आप डेथ के बारे में बता रहे हो तो डेथ से रिलेटेड बात करो। बीच में उनके बारे में और एक्स्ट्रा बात मत बताने लग जाओ कि वो पहली वुमेन प्रोटेस्टर थी जिसने अपनी जिंदगी खो दी, और फिर ये बात बता के फिर बता रहे हो अच्छा उसकी जिंदगी इस वजह से खोई। सेंस नहीं बनेगी। सीधा फ्लो में चलो। देखो फ्लो देखो कि भाई 65 साल की महिला थी, नाम उनका बलबीर कौर था, मंडी कला की रहने वाली थी, और संजय दहिया सिविल सर्जन ने बताया कि उनको जो है वो डेड ही लाया गया सिविल हॉस्पिटल में बहादुरगढ़ में, और डेथ का जो कोज है वो बताना तभी पक्का होगा जब पोस्टमार्टम हो जाएगा। ये सारी बातें होगी। फिर इन बातों के बाद बोलोगे एक्चुअल में महिला जो थी ये पहली वुमेन प्रोटेस्टर थी जिसने अपनी जिंदगी खो दी टिकरी पे। ये बिल्कुल कंक्लूजन वाली स्टेटमेंट जा रही है जिसमें फ्लो के बाद हमने आखिरी में इसको बात को रखा, ठीक है। तो पहले इंसिडेंट, फिर इंसिडेंट के बारे में बात कि भाई महिला उनका नाम ये था, फिर डेथ, फिर डेथ का कारण, और उसके बाद आखिरी में उनसे रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा बात ऐड करते हैं। कहते हैं ना यार वो बड़ी अच्छी इंसान थी, तो अच्छी इंसान थी या वो ये काम करती थी, वो बातें बड़ी बाद में होती है, पहले उसके बारे में जब इंट्रोड्यूस हो चुका होता है। तो ए आखिरी स्टेटमेंट है। लिख दूं ए आखिरी है? लिख दूं ए आखिरी? ए आखिरी है। कहने का मतलब डी बी और ई सी ए। लिखो भाई डी बी ई सी ए, बनाना बढ़िया तरीके से। क्या रिपोर्ट है? मजा आ रहा है आपको? देखो अभी आपको लग रहा होगा मुश्किल है, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे ना इन तरीके से, आपसे बनने लगेंगे।
मैंने जानबूझ के थोड़ा सा लेवल अच्छा ही रखा है ताकि आपको अच्छी अच्छी अप्रोच पता लगे। मैं बहुत ईजी रखता तो आपको लगता अरे यार हो गया। मैंने क्लरिकल प्री के हिसाब से भी एक नॉच ऊपर ही लेवल रखा है ताकि आपको सीखने को मिले, क्योंकि जब हमें सीखने को मिलता है ना तभी हम इम्प्रूव करते हैं। अगर मैं ऐसे ऐसे करवा देता आपसे यूँ देखते ही बन रहे हैं तो आप फिर सीखते क्या क्लास के अंदर। हो सकता है कुछ बच्चे बोर हो जाएं, देख के भाग जाए, अरे बन नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो भाई इतना आसान है भी नहीं। कभी आप सोच रहे हो कि बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करने के बाद आसान होगा। यूँ नहीं कि बस आपने कोई पैराजंबल की कोई क्लास देखी और बस सारे बनाने लगोगे, चट मंगनी पट ब्या सारे बन जाएंगे और आप खिलाड़ी बन जाओगे। सबसे मुश्किल क्वेश्चन कहलाए जाते हैं पैराजंबल्स वाले और एरर्स वाले क्वेश्चंस, बैंक एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन मैंने कहा विद अबंडेंस ऑफ प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, बहुत प्यारे तरीके से। तो हम और देखते हैं थोड़ा, अब IBPS और SBI PO प्री के लेवल की कुछ देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके के हैं ये भी, विदाउट ऑप्शंस वाले हैं। आप बनाइए फटाफट से और इसको हम लॉजिकल अप्रोच के साथ टैकल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके हवाले। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा। आइए वन बाय वन एलिमिनेट करके परफेक्ट कॉम्बिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं। क्या A फर्स्ट हो सकता? नहीं हो सकता, बट से शुरुआत हो रही है। क्या B फर्स्ट हो सकता है? इसमें कह रहा है कि जो फार्मर हैं इंडिया के अंदर फेस करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स और एक मल्टी प्रोंग अप्रोच, मल्टी प्रोंग मतलब मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच की ज़रूरत है चीज़ों को सही करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। हाँ भाई, B हो सकता है। B इंडिपेंडेंट है और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो हो सकता है। ठीक है, मतलब एक बेसिकली ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसको कह दूं मैं कि भाई ये नहीं हो सकता, जिसको देख के कह दूं। फिर इसमें बोला सून आफ्टर HD कुमार स्वामी बिकेम कर्नाटका चीफ मिनिस्टर, मतलब इनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने अनाउंस किया फार्म लोन वेवर्स, मतलब कर्ज माफ़ करने की बात हो रही है। और फिर योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में अनाउंस कर दिया ताकि जो प्री पोल प्रॉमिस थे, मतलब जो इलेक्शन से पहले प्रॉमिस किए थे उनको फुलफिल किया जा सके। तो फार्म लॉज उन्होंने, फार्म वेव मतलब कर्जा माफ़ी उन्होंने भी अनाउंस कर दी। तो पहले कुछ बताओ भाई, कर्जा माफ़ी की बात हो रही है, बाद में एग्जाम्पल देंगे ना कहाँ कहाँ पे कर्जा माफ़ हुआ। तो ये सी तो नहीं है। D में बोल रहा है कि अधिकतर पार्टीज जो हैं वो क्या करती हैं, फार्म लोन वेवर को एक मेजर पिच बनाती है इलेक्शन में। क्या बात सही है? बिल्कुल। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका एक मैनिफेस्टो होता है। क्या मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें कही गई होती है, हम रोजगार देंगे, हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे, हम सड़कें बनाएंगे, है ना, हम कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे और बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेंगे। उसमें एक मेजर पिच ये भी तो होती है कि हम कर्जा माफ़ करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी पार्टी और मतलब लगभग सारी पार्टी ये क्या बोलते हैं, एक मतलब अपने मैनिफेस्टो में रखती है कि हम कर्जा माफ़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, बेसिकली एग्रीकल्चर वाली इकोनॉमी में। तो अगर किसानों को खुश नहीं करेंगे तो भाई जीतेंगे कैसे वो लोग। तो एक मेजर पिच रहती है कि सबसे अहम मुद्दा यही रहता है कि फार्म लोन वेव कर देंगे, वेव का मतलब माफ़ कर देंगे। तो D भी हो सकता है ये तो, बल्कि ये ज़्यादा हो सकता है। E में बोल रहा है सबसे पहले फॉर वन का मतलब होता है फर्स्टली का मतलब क्या है? पहले कोई बात कही होगी तभी बोलोगे ना फर्स्टली, है ना, कि सबसे पहले तो फार्म लोन वेवर कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो पहले बताओ ना भाई, फार्म लोन वेव करने की बात हो रही है, बाद में बताओगे ना कि वो सोल्यूशन है या नहीं है। तो अगर B और D बचे हैं, B और D को देखे तो कौन सा हो सकता है? D हो सकता है। क्यों? क्योंकि B बेसिकली फ्यूचर की बात कर रहा है। ध्यान से देखो कि भाई इंडिया, फार्मर्स जो हैं इंडिया में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और एक मल्टी प्रोंग अप्रोच की ज़रूरत है चीज़ों को सही करने के लिए, ज़रूरत है, बेसिकली फ्यूचर का सेंस दे रहा है। तो जो भी सेंटेंसेस फ्यूचर का सेंस देते हैं, बेसिकली एडवाइस का सेंस देते हैं, सजेशन का सेंस देते हैं, वो हमेशा एंड में आते हैं, कॉन्क्लूड कर रहे होते हैं। ध्यान रखना, इस पॉइंट को नोट कर लो। और लेकिन D अभी की बात कर रहा है कि सेवरल, एक फैक्ट बता रहा है कि बहुत सारी पार्टीज ना फार्म लोन वेव करने को मेजर पिच बनाती है इलेक्शन में। तो D फर्स्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जो B है वो फ्यूचर की जनरली बात कर रहे हैं, इसे लास्ट सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। अब उसने बोला कि अधिकतर पार्टीज करती है, तो देखो C के अंदर एग्जाम्पल है कि HD कुमार स्वामी जब कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने अनाउंस किया लोन को वेव कर देंगे। फिर योगी आदित्यनाथ ने भी फुलफिल करने के लिए अपने प्रॉमिस को अनाउंस कर दिया। क्या D के बाद मैं C कर दूं? आंसर दिखाना है, पहले आंसर देखना, लो देख लो, कोई बात नहीं, सही बना रहा हूँ मैं। DCEAB है ना, D और C तो मैंने बना ही दिया, एक है और आपका ये 2 है। कंफ्यूज मत हो, समझो, परेशान मत हो। अब उसके बाद गुरुजी क्या करें, बहुत बढ़िया इसके अंदर पेयरिंग है, बहुत बढ़िया पेयरिंग किसकी है? E की है और A की है। पढ़ो कैसे। कह रहा है सबसे पहले तो फार्म लोन को वेव करना कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है।
दूसरा प्रोवाइड करवाता है ये रिलीफ, थोड़ी राहत की सांस मिलती है फार्मर को व्हेन वेयर द क्रॉप हैज़ बीन डैमेज ड्यू टू अ जेन्युइन प्रॉब्लम लाइक नेचुरल क्लैमिटीज़। मतलब कोई जब नेचुरल आपदा आती है, जब जैसे कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो मदद मिलती है लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है सोल्यूशन। फार्म जो लोन वेवर है एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, ये उस टाइम पे मदद दे सकता है, राहत की सांस दे सकता है जब क्रॉप डैमेज हो गई हो या कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ गई हो, आपदा आ गई हो, तब मदद दे सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अब ई के बाद ए आना चाहिए क्योंकि उसमें बोल रहा है बट इज नॉट अ सोल्यूशन टू डीप रूटेड प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चर सिस्टम। कहने का मतलब ई ए पेयर है। क्यों पेयर है? क्योंकि ई में बोल रहा है कि सबसे पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, दूसरा ये एक ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो कि डीप रूटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर। ई और ए का पेयर है। ये जो ए वाली बात है ये इसी के कॉन्ट्रास्ट में कही जा रही है कि हाँ रिलीफ तो प्रोवाइड करवाता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नेचुरल क्लैमिटीज आ जाए, आपदा आ जाए, क्रॉप खराब हो जाए, फसल खराब हो जाए तो रिलीफ तो देता है, लेकिन डीप रूटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। देख लो ई और ए का पेयर है ना, ई और ए का, दोबारा बोलूँ ई ए का पेयर कैसे है? इसमें बोला कि राहत की सांस देता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई सॉल्यूशन नहीं है डीप रूटेड प्रॉब्लम का, भले ही राहत की सांस देता क्यों ना हो कुछ केसेस में। तो ई ए का पेयर है। अब डी सी बनाया था, ई ए का पेयर था, और बच गया आपके सामने यहाँ पे कौन सा? बी वाला बच गया। याद है बी सजेशन देता है, सजेशन वाले हमेशा एंड में होते हैं, तो एंड में जाना चाहिए, जाना चाहिए। डी सी ई ए बी, देखो इधर डी सी ई ए बी, समझ में आया बंधु? कितना बड़े प्यार से मैंने मक्खन की तरह बना दिया इससे। आप भी बनाने लगेंगे धीरे धीरे, निश्चिंत रहिए, बस सीखते रहिए टेक्निक को। हर क्वेश्चन के बाद यही बात बोल रहा हूँ, जो टेक्निक मैं फॉलो कर रहा हूँ लिख लो उसे, किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ मैं। हर क्वेश्चन के साथ नई अप्रोच आपको सीखने को मिलेगी। ऐसे आप 20-30 अप्रोचेस सीख लेंगे, वही रिपीट होती रहती हैं बार बार एग्जामिनेशन में। चलो आओ बनाओ इससे पीओ प्री का अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये आजकल लास्ट क्वेश्चन है, फिर छुट्टी, निश्चिंत रहो, ठीक है। कुछ बच्चे तो इतना लंबा पढ़ भी नहीं पाते हैं, पता नहीं आप लोग यहाँ आके इतनी दूर तक आ जाते हैं और पढ़ते हैं। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक आप आते हैं, हम तो बड़ी बड़ी वीडियोस बना देते हैं, अब पता नहीं लगता ना कि बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते। अब बहुत सारे बच्चों को 10-10, 5-5 मिनट की चीज़ें देखने की आदत पड़ी हुई है, 5 मिनट में कुछ नया मिल जाए, 7 मिनट में कुछ, 10 मिनट में कुछ नया मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। गाइडेंस तो दी जा सकती है 10-15 मिनट की शॉर्ट वीडियोस में, कुछ पॉइंट समझाया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चंस 10-15 मिनट में क्लास शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगी, बात क्या बनेगी, है ना। लेकिन टिकटॉक या फिर रील्स का ज़माना है, हर 5 सेकंड में, 10 सेकंड में जब कंसंट्रेशन स्पैम हमारा इतना कमज़ोर है, तो इतनी लंबी वीडियोस बहुत रेयर बच्चे देख पाते हैं, और जो देख पाते हैं वो एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो आप यहाँ तक आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट करके बताइए कि कैसी लगती हैं क्लासेस, और एंड तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और क्या चीज़ आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बनाएं इसे, वीडियो को पॉज करो, इसे बनाओ। चलो आओ पहले आंसर ही मैच करते हैं। EBDAC, EBDAC, ये तो बहुत आसान है, बड़ा मक्खन है। आपको पता है क्लरिकल प्री वाले भी आसान थे, बस उसमें लैंग्वेज हल्की सी घुमा के दे दी, था वो भी आसान, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेट नहीं है। हालांकि क्लर्क प्री की कॉम्प्लिकेट नहीं होनी चाहिए थी, पीओ प्री की होनी चाहिए थी, लेकिन एक आधे आ जाते हैं क्लरिकल प्री में भी, दिखते आसान है, होते नहीं है। इसलिए मैंने उस लेवल के रखे ताकि आप फॉर ग्रांटेड ना लो कि क्लर्क प्री है तो बना ही दूंगा, ऐसा नहीं है भाई, कभी मुश्किल भी आ जाता है। चलो आओ, और पीओ प्री में आसान भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन पीओ प्री में जनरली क्लर्क प्री से मुश्किल ही आते हैं। भाई ए हो सकता है फर्स्ट, नहीं, सिमिलरली लिखा हुआ है, इससे पहले कोई बात करनी होगी। क्या बी हो सकता है इन द पास्ट ऑल्सो? नहीं हो सकता भाई। सी में बोल रहा है अगर प्राइम मिनिस्टर की इंटेंशन जो है, जिसमें वो टारगेट कर रहे हैं ग्रामोदय के कॉन्सेप्ट को, अगर ये एक्शन में तब्दील हो जाती है तो दिस विल गो अ लॉन्ग वे, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब हम टेक केयर करेंगे इंटरेस्ट ऑफ बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। कहने का मतलब वो ये कह रहा है अगर प्राइम मिनिस्टर की जो इंटेंशन है, मतलब उनका जो आइडिया है जिसमें वो टारगेट करते हैं ग्रामोदय के कॉन्सेप्ट को, अगर ये उनकी इंटेंशन, ये आइडिया एक्शन में तब्दील हो गया तो मदद मिलेगी किसको? फार्मर्स को और कंज्यूमर्स को। आइडिया तब्दील हो जाए तो मदद मिलेगी। फिर से देखो फ्यूचर की बात आ रही है, थोड़ी सी ध्यान से देखो, अगर ऐसा हो जाए ना तो ये हो जाएगा, सजेशन, एडवाइस, है ना, फ्यूचर, लास्ट सेंटेंस, कंक्लूड, कुछ रिलेट कर पा रहे हो? देख रहे हो वही थीम आ रही है बार बार, तो इसको तो मैं लास्ट के लिए होल्ड करके रखता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि है, मैं होल्ड करके रख रहा हूँ, ठीक है। चलो मुझे नहीं पता कि अभी कहाँ आएगा, मैं अभी फर्स्ट ढूंढ रहा हूँ, ये फर्स्ट नहीं है, बस मैंने ये बोला आपको।
डी में फॉर इंस्टांस, फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल, पहले कोई बात तो बताओ, फॉर इंस्टांस तो बाद में आएगा ना, एग्जाम्पल तो बाद में दो, किस चीज़ का, मतलब ई फर्स्ट है। लो भाई, ढूंढ के निकाल दिया, ई फर्स्ट है। ई में क्या बोला कि जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है जिसमें वो फोकस करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए विद ऑल सीरियसनेस, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सीरियसनेस के साथ, कोई मजाक ना करते हुए। जितने भी प्रपोजल हैं, प्रस्ताव हैं जिसमें रूरल मतलब गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो ऐसे प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए पूरी सीरियसनेस के साथ। ठीक है, अब जब आप पढ़ रहे थे तो आपको पता लगा था कहीं प्रपोजल की बात हुई थी, और आप देखिए सच प्रपोजल, सच प्रपोजल का मतलब वैसे प्रपोजल, कैसे, इसी तरीके के प्रपोजल, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव। कह रहा पास्ट के अंदर भी ऑल्सो ऐसे प्रपोजल को अनाउंस किया गया है, लेकिन फेल टू सी द लाइट ऑफ द डे। लाइट ऑफ द डे का मतलब है कि लोगों की नज़रों में आते ही नहीं है। लाइट ऑफ द डे का मतलब लोगों की पब्लिकली नोन होते ही नहीं है। ये अनाउंस तो कर देते हैं लेकिन ना कुछ होता है उनका, ना लोगों की नज़रों में आते हैं, पूरे भी नहीं हो पाते हैं। तो क्या ई बी का पेयर है बिल्कुल है कि भाई गवर्नमेंट के प्रपोजल फोकस करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए पूरी सीरियसनेस के साथ, लेकिन पास्ट में भी ऐसे प्रपोजल अनाउंस किए गए हैं लेकिन फेल हो गए हैं भैया। तो भाई ई और बी का तो पेयर है, फर्स्ट और सेकंड तो मुझे मिल गया है। अब आपको मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। बहुत बढ़िया चीज़ क्या है, जब उसने बोला कि प्रपोजल को अनाउंस किया गया और फेल हो गए हैं, तो फेल होने का एग्जाम्पल देखो। फॉर इंस्टेंस कि भाई जो पहला, सबसे पहला फर्स्ट बजट था वाजपेयी गवर्नमेंट का, जिसमें कोल्ड चेन की बात की, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बात की, एग्जाम्पल दी है। फिर एग्जाम्पल देने के बाद सिमिलरली एक और सिमिलरली कब बोलेंगे, जब पहले कोई बात कर दी होगी, कोई एग्जाम्पल दे दिया होगा। तो पहले एग्जाम्पल डी में दिया और फिर उसके बाद ए में दिया कि सिमिलरली यूपीए गवर्नमेंट के अंडर जो उस टाइम के रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने प्रपोज किया था रेफ्रिजरेटेड वैगन्स का। रेफ्रिजरेटेड वैगन्स मतलब कोल्ड स्टोरेज जो होती है, जहाँ पे मतलब हम सामान रखते हैं लो टेम्परेचर पे। तो रेफ्रिजरेटेड वैगन्स को प्रपोज किया था एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फार्म गुड्स, मतलब जो एग्रीकल्चर से जो फसलें वगैरह आती हैं, फार्म गुड्स आता है बेसिकली, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रपोज किया था। लेकिन देखो, पहले बोला अनाउंस किया, फेल हो गए। फेल होने के एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर इंस्टेंस बोल के, फॉर इंस्टेंस का मतलब फॉर एग्जाम्पल, और सिमिलरली करके एग्जाम्पल नंबर 2। तो क्या ये दोनों चीजें डी ए इसके बाद नहीं आना चाहिए, बताओ मुझे। और मैंने कहा था कि इसके अंदर कंक्लूड कर रहा होगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये 5th पे नहीं जाना चाहिए। ई बी डी ए सी, देखो इधर, ई बी डी ए सी, आप देख पा रहे हैं कुछ पैटर्न कि मैं तब से कर क्या रहा हूं। आप लेवल 1 का सेशन देखिए, लेवल 2 का देखिए, आप देखिए कि कहीं ना कहीं मैं हमेशा एक पैटर्न निकाल के लाता हूं, उसी पैटर्न को फॉलो करके हम आंसर निकालते हैं। दोबारा देखना है इसे, फटाफट से देखो। ई में बोला कि भाई प्रपोजल फोकस करते हैं, इंप्लीमेंट होना चाहिए सीरियसनेस के साथ। पास्ट में भी ऐसे प्रपोजल आए हैं जो फोकस करते थे लेकिन फेल हो गए। फेल होने का पहला एग्जाम्पल वाजपेयी गवर्नमेंट का, दूसरा एग्जाम्पल यूपीए गवर्नमेंट का। फिर उसके बाद सी में बोल रहा है अगर जो प्राइम मिनिस्टर की इंटेंशन है जिसमें ग्रामोदय का कॉन्सेप्ट एक्शन में तब्दील हो गया, तो भैया फिर तो फार्मर्स और कंज्यूमर्स के जितने भी इंटरेस्ट हैं वो पूरे हो जाएंगे, उनको हेल्प मिलेगी। सजेशन दे रहा, तो ये आखिरी में आएगा। बताओ भाई कैसी रही क्लास, मज़ा आया? पक्की बात है, सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला, कितना सीखा? अब तक कैसे डील करते थे आप सेंटेंस अरेंजमेंट यानी पैराजंबल को, मुझे बताओ। जब तक मुझे आपके ओपिनियंस, आपके थॉट्स मुझे पता नहीं लगेंगे, मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो कम्युनिकेट किया करो कमेंट्स के थ्रू, बताया करो अपनी दिल की बातें, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आगे क्या चाहिए और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं उनको कैसे और नए तरीक़ों से सॉल्व कर सकता हूँ। तो कमेंट सेक्शन ही एक ज़रिया है। देखो, सबके रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स तो पढ़ता हूँ ना मैं, प्रॉब्लम्स तो आपकी मुझ तक पहुँचती है ना, तो बताया करो। अच्छा, दूसरी बात पैराजंबल्स की मैं 2-3 बातें आपको समझा देता हूँ कि पहली बात, जैसा कि मैंने कहा कि कोई एक सिंगल अप्रोच या सिंगल ट्रिक नहीं है पैराजंबल्स की कि आप उसको सीख लोगे तो सारे पैराजंबल बन जाएंगे। हर पैराजंबल की डिफरेंट अप्रोच है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि पैराजंबल को सॉल्व करने के लिए आपने एक चीज़ देख ली है कि रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस बच्चे की रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी, जिस बच्चे की वोकैबुलरी पे पकड़ अच्छी होगी, जिस बच्चों को कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होगा, जैसे कि अभी बीच में सिविक सेंस आ गया था, सोशल एथिक्स आ गया था, नहीं पता बच्चों को तो भाई खाली तो बैठेंगे ही ना, क्या ही बनेगा उनसे, पैराजंबल बना ही नहीं पाएंगे।
तो कहीं ना कहीं रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। तीसरा पॉइंट ये कि चलो भाई मान लिया कि भाई हर क्वेश्चन की अलग अप्रोच है, मान लिया भाई रीडिंग स्किल्स की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट ये कि आपको फिर अलग अलग टाइप की अप्रोचेज सीखनी है, और वो कैसे सीखोगे, वो क्लासेस से ही सीखोगे। मैं क्लासेस लाता रहूँगा, आप अलग अलग टाइप की अप्रोचेज सीखते रहो और फिर मॉक टेस्ट में से इंप्लीमेंट करो। बाकी क्लास देखने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके पास जो भी मॉक टेस्ट है या जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, कोई भी बुक आपके पास है, वहाँ से बस लगाना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद समुद्र में उतरेंगे नहीं तो आपको तैरना आएगा नहीं। देखने से कभी कुछ नहीं आता है। कभी आप सोचो कि मैं देख लेता हूँ बस सर कैसे कर रहे हैं, मैं एग्जामिनेशन में जाके कर लूँगा, वो कभी नहीं बन पाएगी। पहले 20-30 पे तो आपका फ्लो बनेगा, आप वार्म अप करेंगे, 20-30 पैराजंबल के बाद आपकी पकड़ आनी शुरू होगी। तो स्टार्टिंग में अगर आपसे गलत भी बनते हैं तो निश्चिंत रहिए, और पहले आसान वाले बनाइए, बाद में मुश्किल वाले बनाइए। बाकी अगली क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे लेवल 3 के साथ, है ना, जिसके अंदर हम बैंक एग्जामिनेशन के क्लैरिकल मेंस वाले देखेंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन आसान होते हैं, इतने मुश्किल भी नहीं होते। और उसके बाद फिर हम लेवल 4 पीओ मेंस को टैकल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा है आप सभी को, और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार।